यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहित कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर सप्ताह अर्थात एवरी वीकेंड पर अर्थात शनिवार को हम लोग करंट अफेयर साप्ताहिक करंट अफेयर लेकर आते हैं एडुकेमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इस सप्ताह की जो प्रमुख न्यूज और प्रमुख करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे वो एग्जाम आपके यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या आप कह सकते हैं कि उन सभी पीएससी एग्जाम जैसे आपका स्टेट पीसीएस लाइक बिहार बीपीएससी, यूपीपीएससी आपका, या एमपीपीएससी, इन सभी में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मैं जो इस करंट अफेयर के अंदर में जो मैं बताने वाला हूं, मैं एक एक करके तोड़ तोड़ कर मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस साप्ताहिक का करंट अफेयर की पहला खबर के साथ, कि पहला प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करते हैं। आप सभी को पता है इस सप्ताह की सबसे प्रमुख अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर के तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री संग्रहालय जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, आप कहेंगे कि एक म्यूजियम की बात की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जवाहरलाल नेहरू जो संग्रहालय हुआ करता था उसका नाम बदलकर एक नया इनॉग्रेशन किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर में। और इस म्यूजियम के अंदर में क्या होने वाला है कि जितने भी भूतपूर्व देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चाहे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो इन सभी प्रधानमंत्री की जो यादगारें हैं उन सभी यादगारों को यहां पर इस म्यूजियम के अंदर संग्रहित किया जाएगा। मतलब उन सभी पीएम के मेमोरीज को इसके अंदर में संग्रह किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि इस साल की आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी फॉर्मर प्रधानमंत्री के ट्रिब्यूट्स में इस म्यूजियम की स्थापना की गई है। और ये आपका कहां, नई दिल्ली के अंदर में। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय कहां में है, नई दिल्ली में है। किससे संबंधित इसमें अंदर में इंफॉर्मेशन होगा, तो सभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई उनकी कहानियां, उनकी यादें, उनके कार्यकाल से संबंधित जो चीजें हैं इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न और भी इसके अंदर में बन सकता है, हमारे जो तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स के पास ये संग्रहालय स्थित है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संग्रहालय का अगर लोगो अगर पूछेगा तो कहा जाता है कि म्यूजियम हैज मेनी हैंड्स होल्डिंग टू चक्र। ये चक्र उसके लोगो के तौर पर दिया गया है। जो 24 चक्र जो होते हैं, अशोक चक्र, उसके अंदर में हमेशा आगे बढ़ने का जो मैसेज देता है, इसको इस आपका 24 आवर कंटिन्यूटी की जो बात करती है वो एज ए म्यूजियम के लोगों के तौर पर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर उस संग्रहालय में जाएंगे तो आपको छोटे मोटे टिकट लगते हैं। तो पेटीएम जो है, भारत का जो आपका पेमेंट सिस्टम पेटीएम एक तरीके से ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर के तौर पर इस म्यूजियम को बनाया गया है। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर में उसको इनॉग्रेशन किया और इसमें सभी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई जो यादें जो है इसके अंदर में आपको संग्रहित किया जाएगा। तो एक प्रश्न तो आपके इससे बनेंगे। दूसरा बात की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा भारत सरकार जो है, कॉटन जिस प्रकार से हम लोग कॉटन का इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड ऑल कस्टम ड्यूटी ऑन द कॉटन इंपोर्ट। हम जो कॉटन इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से हम लेकर आते हैं, है ना, मंगवाते हैं, जब हमारे देश में वो कमी हो जाती है तो भारत सरकार ने उस पर जितने भी जो कस्टम ड्यूटी लगती है उस कस्टम ड्यूटी को उन्होंने कम कर दिया है। और इसके पीछे कारण यह है कि कस्टम ड्यूटी जब कम होगा तो कॉटन के प्राइस में थोड़ी सी क्या होगी, कमी होगी। तो पब्लिक इंटरेस्ट के मद्देनजर में जो विदेशों से जो कस्टम कॉटन भारत में जो आती है उसके कस्टम ड्यूटी पर उन्होंने कम किया है। और ये 30 सितंबर 2022 तक ये वैलिड रहेगा, है ना।
तो अब सवाल ये है कि भाई इसमें एक चीज है कि इकोनॉमिक से प्रश्न बन सकता है इसके अंदर में, है ना। तो कस्टम ड्यूटी पर कॉटन पर बन सकता है। ये पूछेगा कि भाई ये जो कस्टम ड्यूटी है किसके द्वारा लगाया, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम नोटिफाई किया है, ये जारी किया। तो कस्टम ड्यूटी के बारे में संबंधित जो इंफॉर्मेशन जो है कौन जारी करता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ये नोटिफाई करता है कि हमने भाई कॉटन के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो इस तरीके का प्रश्न आपको बन सकता है कस्टम ड्यूटी पर। अब चलिए एक क्वेश्चन से और आगे चलिए, सबसे इंफॉर्मेशन चीज। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका यहां पर भी कि इंडिया और फ्रांस दो देश हैं, काफी भारत और फ्रांस के से काफी अच्छा संबंध भी रहता है। तो 20वां एडिशन का इंडिया और फ्रांस का एक ज्वाइंट स्टाफ टॉक पेरिस में आपको चर्चा की गई, बैठक की गई पेरिस के अंदर में, एक ज्वाइंट सेशन लाया गया स्टाफ के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में 24वां। तो ज्वाइंट स्टाफ क्या है इसके अंदर में, ये समझने की बात है कि 12 और 13 अप्रैल को इस सप्ताह के 2022 को इंडिया और फ्रांस के जो ज्वाइंट स्टाफ हैं तो उन्होंने आपस में बैठक की और इसके पीछे मकसद ये रहा कि किस प्रकार से इस डिस्कशन का मेन मकसद था बायलेटरल में, कि डिफेंस स्टाफ की बात मैं कर रहा हूं, स्टाफ यहां का मतलब डिफेंस स्टाफ की बात हो रही है कि ये भारत देश की जो इंडियन आर्मी के डिफेंस स्टाफ है और फ्रांस के डिफेंस स्टाफ है, ये दोनों आपस में बैठकर उन्होंने समझौता किया और कहा कि भाई इंडिया और फ्रांस के जो बायलेटरल अर्थात द्विपक्षीय समझौता हुई और उसके तहत कि कैसे मतलब डिफेंस को और कैसे मजबूत किया जाए, है ना, एक किस प्रकार के मैकेनिज्म अपनाया जाए कि भारत और फ्रांस की डिफेंस को और भी मजबूत हो। तो फ्रांस और भारत और फ्रांस के बीच में ये जो टॉक जो है डिफेंस स्टाफ के बीच में हुआ कि भारत और इसका फ्रांस की जो डिफेंस को और कैसे मजबूत किया जाए, क्या डेवलपमेंट लाया जाए, कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाए, तो इसके लिए आपस में बैठक की गई है। क्योंकि भाई कुछ दिन पहले भी फ्रांस से हम लोगों ने अपना एक रफाल मंगवाया था, तो इस तरीके के टॉक्स आपके होते रहते हैं। तो ये भी इस आपका वीक का सबसे प्रमुख खबर के तौर पर हो सकता है। अब चलिए एक सबसे प्रमुख बात कि नीति आयोग, हम सभी को पता है प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन अर्थात यूएन, ये दोनों ने मिलकर आपस में एक तरीके की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 और 27 के बीच में एक बैठक की है, एक वर्कशॉप का आयोजन किया है। और इस वर्कशॉप का मेन मकसद यह है कि इस एजेंडा के माध्यम से जो भारत की या नेशनल प्रायोरिटी है और जो कहा जा सकता है कि यूएन एंटिटी आप देख सकते हैं इसके अंदर में, तो बहुत सारे प्लान के बारे में चर्चा करने की बात की गई है। और इसके तहत यह कहा गया कि आप इस प्रोग्राम के तहत कुछ प्रमुख पिलर्स की ओर फोकस देने की बात कहा कि भाई कुछ ऐसे चीजें पर जोर दिया जाए, जैसे लोगों की बात, प्रोस्पेरिटी की बात, प्लैनेट हुआ, पार्टिसिपेशन हुआ, मतलब हम अपने आप को सस्टेनेबल कैसे बनाएं, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे किया जाए, इन्वायरमेंट से संबंधित बातें की गई है ना। तो इनमें कुछ प्रमुख पिलर की बात की गई, जैसे पीपल्स हो गए, प्रोस्पेरिटीज हो गए, प्लैनेट्स हो गए, पार्टिसिपेशन की बात की गई, यहां पर कुछ 6 आउटकम एरियाज की भी बात की गई है। जैसे इनमें इन दोनों बैठक में आपस में कहा कि भाई इन 6 एरियाज के अंदर में हम टॉक्स करेंगे, जैसे आपका हेल्थ और वेलबींग्स होगा, न्यूट्रिशन और फूड होगा, क्वालिटी और एजुकेशन की बात उन्होंने कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका डिसेंस वर्क की बात करता है, यहां तक कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, वॉर्स, रेजिलेंस, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए एक इस नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने दोनों में आपस में बैठक टॉक करने के बाद इनमें बेहतर काम करने की बात कहा है कि अपने आप को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, किस प्रकार से सतत विकास की ओर आगे बढ़ाया जाए। अब चलिए एक प्रश्न यहां पर भी बन सकता है, आप देख सकते हैं कि भाई इंडिया और सिंगापुर दो कंट्री है, इंडिया और सिंगापुर। तो इंडिया और सिंगापुर ने ईस्ट एशिया समिट को ऑर्गेनाइज किया, ईस्ट एशिया समिट वर्कशॉप को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो किस लिए भाई इंडिया और सिंगापुर ने, तो भारत के तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, भारत की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जो मत्स्य विभाग है,
और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ये दोनों मिलकर एक वर्चुअल ईस्ट एशिया समिट का एक आपका वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। और उस वर्कशॉप के तहत कहा कि जितने भी अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग है, जो इलीगल तौर पर काम करते हैं, जैसे कि बिना भारत देश, मान लिया देश के परमिशन के बिना मछुआरे जो है आपके चले जाते हैं हिंद महासागर या कहीं पर भी किसी भी, और वहां जाकर फिशिंग कर रहा है, इलीगल फिशिंग कर रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। इस वर्कशॉप के माध्यम से उन्होंने मतलब इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए वर्कशॉप को उन्होंने आयोजन किया है। और ये जो वर्कशॉप है आपका 8 EAC जो मेंबर कंट्री हैं और 4 नॉलेज पार्टनर के तौर पर इनमें वर्कशॉप में सम्मिलित किया गया। सिंगापुर हुए, भारत हुए, और इसके अलावा जो 8 ऐसे जो ईस्ट एशियान जो आप देख सकती हैं ईस्ट एशिया समिट के जो मेंबर हैं वो थे, और 4 नॉलेजल पार्टनर भी इसके अंदर में थे। एक टेक्निकल सेशन हुआ जिसका मेन मकसद था कि रीजनल कोलैबोरेशंस के माध्यम से जो IUU है अर्थात इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड जो फिशिंग हो रही है उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे रोका जाए। और उसके माध्यम से यह भी कहा गया कि भाई इसकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरे सेशन में ये लोगों ने कहा कि भाई वो जो आपका स्टोरी, एक्सपीरियंस गेन, ये सब जितने भी हैं इंफॉर्मेशन, आइडिया, ये आइडियाज जो है अनरिपोर्टेड, इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड जो फिशिंग को कम कर सकता है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में ये ईस्ट एशिया समिट वर्कशॉप का आयोजन इस सप्ताह में किए गए। ये एग्जाम पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि भाई ईस्ट एशिया समिट वर्कशॉप किन 2 देशों के बीच में हुआ, और ये 2 देश कौन से, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ। ये प्रश्न पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि भारत और सिंगापुर के बीच में ईस्ट एशिया समिट वर्कशिप हुआ तो भारत की तरफ से कौन सी मंत्रालय ने पार्टिसिपेट किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के द्वारा किया गया। तो इस तरीके के आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब ये देखिए आपका एक और भी सबसे प्रमुख है, भारत, इंडियन एयरफोर्स IAF ने IIT मद्रास के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और उसका साइन करने का मेन मकसद है कि भारत के अंदर में जो इंडिजिनियस प्रयास को और भी बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रयास कर रही है भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट और भारत देश के जो संस्थान, उसको और कैसे बेहतर किया जाए। तो इसके लिए भारत का इंडियन एयरफोर्स और आपके IIT मद्रास ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया और कहा कि इंडिजिनियस एफोर्ट के माध्यम आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है हमारे देश के अंदर में जो इंडिजिनियस का मतलब घरेलू होता है, घरेलू तौर पर इसको और भी क्या कैसे बेहतर किया जाए। IIT मद्रास जो है एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स को एक एज ए कंसल्टेंसी के तौर पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी, रिसर्च बताएगी और कह सकती है कि भाई और भी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, बेहतर तकनीकी कैसे लाया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रयास जो है इंडियन IIT मद्रास के द्वारा किया जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है IIT मद्रास और इंडियन एयरफोर्स ने ये मेमोरेंडम साइन किया और उसके तहत जो है और भी बेहतर इंडिजिनियस प्रयास को बेहतर करने के लिए मेंटेनेंस कमांड और ये सब जो है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, जैसे इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी व्हीकल्स हैं, इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारे विमान हैं, या कहा जाए कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे मिसाइल, तरह तरह की चीजें हैं। तो IIT कानपुर अपने रिसर्च के माध्यम से उसको इंफॉर्मेशन देगी, उसको गाइड करेगा एज ए कंसल्टेंसी की और क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर नहीं कर सकते हैं, इस चीजों पर सलाह दे सकती है। और ये बहुत ही अच्छा कदम है, ये कह सकते हैं आप। वहीं पर देखिए नेक्स्ट आपका इस सप्ताह का सबसे प्रमुख एक ये भी देख सकते हैं, क्या है भाई कि कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया कि एक पॉलिसी फॉर यूज टू लैंड एक्वायर्ड अंडर कोल बियरिंग एरियाज। सो कोल बियरिंग एरिया जो है एक्वाइजेशन डेवलपमेंट एक्ट 1957 में बना था। 1957 में कोल बियरिंग एरियाज एक्वाइजेशन डेवलपमेंट एक्ट बना था। तो एक पॉलिसी बना, कैबिनेट में एक पॉलिसी तैयार किया कि भाई कैसे लैंड को एक्वायर्ड कैसे किया जाए इस एक्ट के तहत। तो पॉलिसी कहता है कि भाई हमें लैंड के लिए
यूटिलाइजेशन के लिए जरूरत होती है, पर्पस चाहिए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि भाई कोल और एनर्जी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भाई आधारभूत संरचना बनेगा तभी तो ये डेवलपमेंट होगा, तभी तो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए कोल चाहिए, है ना। तो सीबीए ने ये प्रोवाइड करवाया कि जो हमारा एक्वाइजेशन ऑफ कोल बियरिंग लैंड है और उससे संबंधित गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां फ्री फ्रॉम एनी हिंड्रेंस, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, तो समस्या के कारण जो है काम ठप पड़ जाता है। तो इसके लिए पॉलिसी के तहत उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी लाया और कहा कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो ये लैंड बियरिंग से संबंधित जितने भी हिंड्रेंस होगा, जितने भी दिक्कतें होगा, उस दिक्कत को वो खत्म करेगा। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कोल कंपनी वहां पर प्राइवेट कैपिटल को भी डिप्लॉय करेगा, निजी जो इन्वेस्टमेंट है वो निजी इन्वेस्टमेंट भी उस क्षेत्र में करवाएगी। और तथा आप कह सकते हैं कि इस एक्ट के तहत लैंड का भी एक्वाइजेशन किया जाएगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा कोल निकालने के लिए, है ना, ताकि और भी कोयला, जब कोयला का एक्सट्रैक्शन होगा तभी तो एनर्जी सेक्टर में और भी विकास होंगे आपका। तो उससे संबंधित आपके बहुत सारे पॉलिसी बनाए गए हैं, है ना, और बहुत सारे लोग डी ओ कर देते हैं। अब चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई कि अब कोल डिपार्टमेंट के तो ये एक प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले कहता है कि भाई वेब पोर्टल लॉन्च किया है माइनिंग एक्सीडेंट रिपोर्टिंग इन द कोल सेक्टर। कोल सेक्टर, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हमारे भारत के जो कोल माइनिंग मिनिस्टर हैं आपके श्री प्रहलाद जोशी, तो श्री प्रहलाद जोशी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, है ना, कोयला मंत्रालय के अंदर में ये है। तो कोयला मंत्रालय में तो इन्होंने क्या किया कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कोयल के तहत एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो वेब पोर्टल होगा ये क्या करेगा, इसका क्या मेन मकसद है? मकसद ये है कि जिस प्रकार से कोल माइनिंग के अंदर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं माइन के अंदर में, और उस एक्सीडेंट का कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है, कोई रीजन नहीं पता होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो इस वेब पोर्टल के माध्यम से लोगों तक जानकारी होना चाहिए कि आखिर जो एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट के पीछे का मेन कारण क्या है, आखिर क्यों एक्सीडेंट हुआ, किस तकनीकी के कारण ये एक्सीडेंट हुआ, किस तकनीकी के कमी के कारण एक्सीडेंट, और इस प्रकार के एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए। तो इन सभी समस्याओं का समाधान या उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन होगा उसको माइनिंग एक्सीडेंट रिपोर्टिंग अर्थात वेब पोर्टल पर वो उस पर आपको मेंशन कर दिए जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि ये पोर्टल जो है फैसिलिटेट करता है इन सभी कंपनी से संबंधित और उन सभी जरूरतों को, है ना। तो एक्सीडेंट को कैसे कम किया जाए माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर में, कोल माइनिंग में इससे संबंधित बातें करती है। अब चलिए, एक सबसे बड़ी बात क्या होगा, यहां पर कहा गया कि इसमें कहता है कि कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द रैम्प्ड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम आरजीएसए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आरजीएसए का जो फुल फॉर्म होता है वो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज जो है योजना, जो है ग्राम स्वराज अभियान, आपने पता स्व सिंपल सी बात कहता है कि ग्राम स्वराज, ये स्वराज जो है भारत के, अगर आप इंडियन पढ़ेंगे, भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के अंदर में, तो स्वराज शब्द पहले कब आया, किसके द्वारा दिया गया, ये सभी आप लोगों को पता, बाल गंगाधर तिलक और इन सभी में स्वराज मतलब अपना राज। तो यहां पर भी बात होती है कि 1 तारीख मतलब 1 अप्रैल से 31/3/2026 तक ये कैबिनेट ने एक कॉन्टिन्यूअस एक इस स्कीम को अप्लाई करने की बात कही है। आप कहेंगे कि भाई राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना है क्या, क्या इसका मकसद है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना का मेन मकसद है कि पूरी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आखिर पंचायती राज को और भी कैसे बेहतर किया जाए और उसे कैसे मजबूत किया जाए। गांधी जी ने भी कहा था, या कह सकते हो कि कहा था कि सही लोकतंत्र का मतलब तभी होगा, लोकतंत्र का सही या कह सकते मजबूत लोकतंत्र तभी हो सकता है जब ग्रामीण क्षेत्रों तक या फिर ग्रामीण की पृष्ठभूमि तक या कह सकते हैं ग्रामीण की जो ग्राउंड लेवल तक इस पंचायती राज को मजबूत किया जाए या फिर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए लोकतंत्र को।
तो अगर ग्राम स्वराज अभियान योजना का तहत मेन मकसद है कि भाई देश पंचायती राज के अंडर में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं और उन सभी ग्रामीण क्षेत्र में को कैसे मजबूत किया जाए, पंचायती राज को कैसे मजबूत किया जाए, और इसके मदद से करीब 2.78 लाख जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, जिनमें आपके ट्रेडिशनल बॉडीज हो गए भारत के अंदर में, या कह सकते हैं उसके गवर्नेंस को बेहतर किया जाए उन सभी को। तो एक तरीके से पंचायती राज को बेहतर करने के लिए इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को लाया गया है। और इसके अंदर में सबसे बड़ी बात है कि नेशनल इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल इसके अंदर में आएगा। आपका राष्ट्रीय ग्रामीण ये सिंपल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के तहत जो है सेंट्रल और स्टेट के बहुत सारे कंपोनेंट और उसकी फंडिंग भी देखने को मिलता है। फंडिंग के माध्यम से आपको सभी को पता है कि भाई इस स्कीम का जो, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, यूनियन टेरिटरी हुआ, या हिली एरियाज हैं, है ना, ऐसे इलाका जो पहाड़ी इलाकों में 90% सेंट्रल सरकार खर्चा करती है और 10% उन राज्य के द्वारा होता है। और बाकी के राज्यों की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइड टू 100% फंडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, बट इन द केस ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टेट 60:40 फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट इट विल बी अप्लाई टू ग्रामीण, सिंपली कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यह है कि हाउ टू डेवलप एंड स्ट्रेन द पंचायती राज सिस्टम अक्रॉस द इंडिया इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट करंट अफेयर, इसमें आप देख सकते हैं, इससे भी आपको इसमें क्या कहता है? कहता है कि कैबिनेट अप्रूव्ड बाइलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड सिंपल ये कहता है मैनिटोबा सिक्योरिटी कमीशन। कनाडा के अंदर में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरह कनाडा के अंदर में भी है, जिसका नाम है मैनिटोबा सिक्योरिटी कमीशन, ये कनाडा। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, और समझौता का मेन मकसद ये है कि हमारे अंदर में जो हमारे यहाँ जो मार्केट है, आप सभी ने पढ़ा होगा वित्तीय बाजार के बारे में, आप सभी जानते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानते हैं, जो दो प्रकार का होता है, एक मनी मार्केट और दूसरा तरफ आप कैपिटल मार्केट, है ना, ये प्रकार के। सिक्योरिटी जो बाजार है आपका, ये जो कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट को और कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, तो एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ये दोनों राष्ट्र, कनाडा और आपके भारत का सेबी से आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों ने कहा कि भाई हमारे अंदर में और जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस को बेहतर किया जाए, गवर्निंग बेटर की, तो कि मार्केट के अंदर में ट्रांसपेरेंसी आए, मार्केट में इफिशियंसी देखने को मिले, है ना, मार्केट में और बेहतर ग्रोथ हो। और इस अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से भी कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे विदेशी इन्वेस्टर आते हैं और वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ, एफडीआई हुआ, एफपीआई हुआ, है ना, ये सारे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो एपीआई के साथ जो भी सेबी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उन सभी में और भी कैसे बेहतर किया जाए। तो सिंपल सी मैनिटोबा सिक्योरिटी कमीशन ऑफ कनाडा एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में बायलैटरल एमओयू साइन किया गया है, ताकि आपके वित्तीय बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में और भी मजबूती कैसे आए, स्ट्रेंथिंग कैसे हो। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ट्राइबल्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर एंड यूनेस्को, आप सभी जानते हैं इन दोनों के बीच। तो इन दोनों ने 2 डेज वर्कशॉप का आयोजन किया, 2 दिनों का एक वर्कशॉप का आयोजन किया, और उस वर्कशॉप के माध्यम से उन्होंने रिकमेंड किया, इस वर्कशॉप में सरकार को यह बताया, इस मिनिस्ट्री में प्रिंसिपल के तहत, कि टू क्रिएट अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। अभी आपने प्रधानमंत्री म्यूजियम तो बनाया है, तो नई दिल्ली में ही यूनेस्को जो हाउस है, वहां पर भी जो हमारे देश के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हुए, जैसे आपका आप देखें तो 1899 के आसपास में उस वक्त आप देख रहे थे कि बिरसा मुंडा हुआ करते थे, ये ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर हुए, या झारखंड के अंदर में बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए, ट्राइबल्स रिवॉल्ट हुए, तो उसके भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो उनके स्वतंत्रता सेनानी के यादगार में आपको टू क्रिएट ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाना चाहिए। और इस इवेंट के तहत जो है
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी के द्वारा ये कोऑर्डिनेट किया गया। तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल और यूनेस्को जो जब 2 दिन का जो वर्कशॉप हुआ, इस वर्कशॉप किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये कोऑर्डिनेट किया गया था। और इसका मेन मकसद ये था कि टू डेवलप अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑफ दिस म्यूजियम एंड ओरिएंट द की ऑफिशियल इंक्लूसिव प्रोसेस टू नेसेसरी। मतलब सिंपल सी बात है कि फ्रीडम फाइटर टू क्रिएट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम्स बनाने की बात इसके तहत कही गई है, ताकि उनके यादों को, उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने अपने जान को न्यौछावर किया, तो उनकी यादें इस म्यूजियम में संग्रहित, उसको कंजर्व किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, और उनकी जो संस्कृति है, ट्राइबल्स कल्चर हेरिटेज है, उनको भी प्रिजर्व किया जाए उनके माध्यम से। तो ये अच्छा अप्रोच उन्होंने दिया आपका। नेक्स्ट है, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी बात ये है न्यूली पेटेंट डायग्नोस्टिक टूल ऑफ द एक्वाकल्चर पैथोजन। अब बात है कि पैथोजेंस जो होता है, पैथोजेंस की अगर हम बात करें कि साइंटिस्ट जो ARI ने डेवलप किया है, एक टूल्स डेवलप किया है। एक्वाकल्चर का मतलब पानी में हम लोग बहुत सारे उत्पादन करते हैं, मछली पालन करते हैं हम लोग, झींगा मछली का भी उत्पादन करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग जो है सेल फिशेस फार्मिंग भी करते हैं। तो अब ये सब फार्मिंग होती है, तो फार्मिंग के दौरान में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, पानी के पॉल्यूशन के कारण हो सकता है, या तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, और परिणाम ये होता है कि एक्वाकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने, ARI के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक हैंडी डायग्नोस्टिक टूल का उन्होंने बनाया है, और उसके तहत कहा कि भाई इस टूल के माध्यम से हम लोग एक्वाकल्चर के पैथोजेंस को हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, जिसको कहा गया व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। ये आपका टूल्स है, एक्वाकल्चर पैथोजेंस टूल्स है, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम्स जो है आपका, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो कहा कि भाई जो ARI है, जिसको हम बोलते हैं अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ऑटोनोमस बॉडी है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर में ये काम करती है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो उसने ये डेवलप किया है कि जितने भी एक्वाकल्चर के अंदर में पैथोजेंस होते हैं, जो पैथोजेंस का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे जीवाणु जो हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई 31 मार्च 2022 तक ये आपको देखने को मिल जाएगा, पेटेंट आपको मिल जाता है। और इसके साथ कहा गया कि भाई जितनी भी रैपिड डिटेक्शंस ऑफ पैथोजेंस ऑन द फील्ड विल बी हेल्प टू फिश और सेलफिश। हम लोग सेल फिश हुआ आपका, जो घोंगा इस टाइप का आप देखने को मिलता है, या फिर मछलियां हुआ या झींगा हुआ, तो ये सभी को ये आसानी से डिटेक्ट कर लेगा आपको इस न्यूली पेटेंट के माध्यम से, या कह सकते हैं इस टूल्स के माध्यम से, है ना। और ये हालांकि दूसरे कंट्री में भी आपको इसको बेचा जा सकता है और इसको ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही बेहतर है आपका एक्वाकल्चर्स के लिए। अब चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है कि हम सभी को पता है कि बॉर्डर एरियाज जम्मू कश्मीर का इलाका हुआ, राजस्थान का इलाका हुआ, ऐसे इलाका जहां पर आज भी डिश, टीवी, केबल, ये सब बहुत अच्छी तरीके से वहां पर प्रोवाइड नहीं किए। तो भारत सरकार ने यहां पर कहा कि वैसे इलाका, जैसे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे इलाका हैं जहां पर वैसे लोग हैं जहां पर आज भी केवल टीवी का फैसिलिटी वहां पर नहीं है। तो गवर्नमेंट, भारत सरकार ने कहा कि 1.5 लाख फ्री डिश इन ऐसे इलाके में, ऐसे एरिया में जहां केबल सर्विसेज नहीं है, वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डीडी जो है, दूरदर्शन जिसको बोलते हैं, दूरदर्शन डिश टीवी के फैसिलिटी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ये डायरेक्ट टू होम सेवा सर्विसेज जो है आपके इस प्रकार के बॉर्डर एरियाज के अंदर में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 1.5 लाख ये डिशेस की प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो है आपका सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, ये ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के माध्यम से ये आपके पहुंचाने की बात करें। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसे इलाका, बॉर्डर एरियाज में जहां पर आज भी टीवी, केबल ये सब नहीं है, उसके माध्यम से भारत सरकार के जो कुछ प्रमुख स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रही है, उसकी जानकारी वहां तक पहुंचना बहुत
जरूरी है, हमें कि कौन सी सरकार बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। तो टीवी एक माध्यम है, लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है, लोकतंत्र को और भी मजबूत और आपका कह सकते हैं बेहतर करने का माध्यम ये बन सकता है। यहां तक कि भारत में एक एकता का भी एक कारण भी बन सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है उन सभी इलाकों में पहुंचाने का। अब ये देखिए, हमने कोरोना काल से भारत और विश्व सभी गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे रोजगार छूट गए। आपका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी। हालांकि इसको लेकर भारत की अर्थव्यवस्था में वी शेप वाले जीडीपी भी देखने को मिला, और उसको लेकर कुछ विद्वानों ने कहा कि वी शेप नहीं है, क्योंकि भाई वी शेप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को कंसीडर किया। रघुराम राजन हमारे भूतपूर्व भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके, उनका भी ये मानना था। तो कहा कि भाई इन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही कंसीडर किया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो भारत सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए एक योजना लाई थी जिसका नाम था स्वनिधि से समृद्धि तक की योजना, है ना। ये योजना आपका 126 सिटी में और भी लॉन्च किए गए, और इस योजना के तहत जो पहले तो 4 जनवरी 2021 को ये लॉन्च किया गया था 125 सिटी में, पहला फेज के अंदर में। लेकिन इसको एडिशनली इस प्रोग्राम को और भी आगे किया गया, और इसके तहत आप कह सकते हैं कि करीब करीब 35 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर और उसके फैमिली को ये मदद दिया गया। स्ट्रीट वेंडर ऐसे ठेला वाले हुए, सब्जी वाले हुए, या फिर जो पकौड़ा बेचने वाले, सभी जितने भी हैं जो स्ट्रीट वेंडर, उनको लिए ये योजना लाया गया था। और भारत सरकार ने इस योजना के तहत 22.5 लाख जो है सैंक्शन किया है, एक्सटेंड किया इस, और 16 लाख इंश्योरेंस भी करवाया साथ साथ में। पहले फेज में तो आपने देखा ही इसमें, उसके बाद 126 सिटी में और 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और उसके फैमिली को ये मदद दिया गया, कुछ फाइनेंशियली मदद दिए गए, ताकि वो फिर से अपने रोजगार को वो मतलब शुरुआत करे, रोजगार को रीस्टार्ट करे, है ना। तो मुक्त रूप से ये कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हमारे देश के अंदर में जो सामाजिक आर्थिक प्रॉफिटिंग है, आपका बेनिफिशियरी सोशल इकोनॉमिक प्रॉफिटिंग या कह सकते हैं, इन सभी के लिए ये एक तरीके से जन कल्याण को बेहतर करने के लिए इस योजना को लाया गया था। सारे जितने भी स्ट्रीट वेंडर हुए, सब्जी वाले, फल वाले, सभी विक्रेता को एक फाइनेंशियल मदद किए गए हैं। अब चलिए एक चीज और भी देखिए यहाँ पर, एडीबी फाइनेंसिंग टू सपोर्ट टू अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड। एडीबी का मतलब क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम या कह सकते हैं एक साइन किया है आपस में। करीब 2 मिलियन का प्रोजेक्ट ये है, और उस 2 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है रेडिनेस फाइनेंसिंग लोन देगा वो, और इस लोन के तहत जो है आप कह सकते हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, म्युनिसिपल आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे किया जाए। 16 डिस्ट्रिक्ट नागालैंड जो है हमारी देश की जिसकी राजधानी कोहिमा है, तो नागालैंड के 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इस लोन का के तहत जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात कही गई है। एक तरीके से लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, लैक ऑफ बेसिस एमिनिटी नहीं है वहां पर, पुअर कनेक्टिविटी है। तो इस लोन के मदद से वहां के वाटर सप्लाई बेहतर होगा, सैनिटेशन बेहतर होगा, वहां का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका बेहतर होगा, यहां तक कि अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टाउन के अंदर में बेहतर होंगे, ताकि वहां का वे ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, थोड़ा जीवन बेहतर होगा नागालैंड के अंदर में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपस में साइन किया है 2 मिलियंस के आपका 2 मिलियंस प्रोजेक्ट के लिए, ये बात कही गई है नागालैंड के अंदर में ये, ठीक है। अब चलिए एक चीज देखिए यहां पर, हेलिना का नाम तो सुना होगा आपने, है ना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आपका हेलिना है। तो हेलिना एक तरीके से फिर से इसको सक्सेसफुली उसको क्या किया गया, जब फ्लाइट को टेस्ट किया गया। क्या है हेलिना? सबसे बड़ी बात है, हेलिना हमारे देश के ही, अपने ही देश का बनाया हुआ इंडिजिनियस डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल है, जिसका नाम हेलिना। और ये जो हेलिना आपका कह सकते हैं कि इसको टेस्ट किया गया एक तरीके से, टेस्ट जब हुआ, इसका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ना। 12 अप्रैल 2022 को टेस्ट किया गया इसको, है ना, और ये सफल रहा। अब ये किसके द्वारा बनाया गया है? आपका डीआरडीओ के साथ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन आर्मी
और इंडियन एयरफोर्स, इन सभी लोगों ने मिलकर ये ट्रायल रखा था हाई एल्टीट्यूड रेंज पर। लेकिन इस ट्रायल जब किया गया तो ये सफल रहा आपका। हेलिना है क्या, सबसे बड़ी अगर बात, हेलिना भारत का आप कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन का एक फायर एंड फॉगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उन्होंने एक बार गाइड कर दिया, वो आपको एक बार वो अगर उस मिसाइल को छोड़ दिया गया तो उसको गाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक उस टारगेट को बिना मिस किए हुए वो आपको पूर्ण करेगा आपका से, इसीलिए उसको फायर एंड फॉगेट भी कहा जाता है आपका, है ना। तो इस मिसाइल में तो टॉप अटैक में ये सिस्टम हैज अ, अब ये जो सिस्टम है एंटी में सभी वेदर में, चाहे बारिश हो, रात हो, दिन हो, बरसात का मौसम, आंधी हो, तूफान हो, कभी भी किसी भी मौसम में ये सिस्टम काम करता है। नाइट कैपेबिलिटी भी इसके अंदर में होती है और ये जितने भी बैटल टैंक को जो है उन सभी को डिफेंड, इसीलिए इसका नाम है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, किसी भी टैंक को समाप्त कर देगा ये। तो ये किसके द्वारा, ये डीआरडीओ और एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इन तीनों को मिलकर इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया था। अब एक चीज और देखिए, यहां पर देखिए हमारे आर्मी चीफ, भारत के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इंडिजिनियस डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड व्हीकल इनटू सर्विसेज। तो हमारे भारत देश के जो चीफ हैं जनरल, अभी भारत के जनरल कौन है, याद रखिएगा, याद रहने वाली बात है कि भारत के हमारे जनरल हैं एम नारवण। एम नारवण आर्मी चीफ है हमारे। तो इन्होंने आर्मी चीफ, इन्होंने क्या किया भाई कि इंडिजीनियस डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड व्हीकल की व्यवस्था की बात कही उन्होंने, और कहा कि ये व्हीकल्स इस प्रकार से होंगे कि क्विक रिएक्शंस फ्लाइट व्हीकल्स मीडियम में होगा। वहीं पर दूसरी व्हीकल्स की बात की इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स और अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम और हल मल्टी रोल्स माइंड प्रोटेक्टेड आर्मी, ये सभी को इंडक्ट किया जाएगा, इंडिजीनियसली उसको डेवलप किया जाएगा भारत फोर्स और इसके टीएसएल के माध्यम से। जेंटली आप कह सकते हैं भारत के अंदर में जी आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के अंदर में बहुत कोशिश की जा रही है कि इंडिजीनियसली कैसे सब कुछ को बनाया जाए। इंडिजीनियस मतलब आप कह सकते हैं कि देसी तौर पर या अपने ही घरेलू तौर पर, ताकि हमारा देश का रोजगार बढ़े, हमारे देश की, है ना, अर्थव्यवस्था बेहतर हो, जीडीपी बेहतर हो। तो ये ज्यादा बेहतर है कि भाई हमारे देश में इतने इंजीनियर हैं, सब कुछ है, हमारा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बावजूद भी हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये बेहतर है कि भाई हमारे देश में ही ये सब बने आपका। अब चलिए एक बहुत ही है कि साल का जो नंबर ऑफ डोमेस्टिक पेटेंट की, अगर आप बहुत ही इनोवेटिव है, आपने कुछ ऐसा बना दिया जो हमारे देश के लिए काम में आए, तो इस बार भारत के अंदर में जो पेटेंट फाइलिंग होते हैं कि मान लिया आपने कुछ डिवाइस बनाया और वो डिवाइस जो है जन कल्याण के लिए बेहतर हो सकता है, या कुछ ऐसे एक तरीके से इनोवेटिव थिंग्स आप कह सकते हैं। तो भारत में इस बार जो है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ये पेटेंट बहुत ज्यादा इस बार रजिस्ट्रेशन नामांकित किए गए हैं। पहली बार 11 साल के अगर देखा जाए, 11 साल में पहली बार ये नंबर ऑफ डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग जो है बहुत ज्यादा हुआ है। यहां तक इनमें से कुछ आपके अंतरराष्ट्रीय भी देखने को मिले हैं। करीब 19,796 पेटेंट एप्लीकेशन इस बार फिल किए गए हैं, जिसमें से 10,706 जो है इंडियन एप्लीकेंट्स हैं आपका, और 9,090 नॉन इंडियन एप्लीकेंट्स आपको देखने को मिले हैं। और ये किसके द्वारा कोऑर्डिनेट की जाती है, डीपीआईआईटी के द्वारा और आईपी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है आपका, इस ऑफिस में ये देखने को मिलता है। तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है कि भाई हमारी देश के अंदर में हमारी तकनीकी विकास हो रहा है, हमारा इनोवेशन हो रहा है, हमारे देश के अंदर में उन सभी को मिला है। तो एक तरीके से इसके माध्यम से फ्री कंसेशन भी दिए जाते हैं 10% रिबेट के साथ। ऑनलाइन 80% फ्री कंसेशन होता है स्टार्टअप के लिए, स्मॉल इनिशिएटिव वाले या एजुकेशनल वाले, इन सभी को लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए पहली बार नेक्स्ट आपका न्यूज है इसमें कि पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया है।
भारत देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मंत्री हैं आपके श्री ज्योति राय सिंधिया। नाम तो सुना ही होगा, अक्सर ये मीडिया में रहा करते थे, पहले कांग्रेस में थे, है ना। और चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा जो है, उन दोनों ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर में फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का आयोजन किया, इनॉग्रेशन किया है। ये नॉर्थ ईस्ट में पहली बार में, ये कहां में किया है, तो ये असम के लीलाब्री में किया है। लीलाब्री में, असम के लीलाब्री रीजन में आपको देखने को मिला है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई पहली बार फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्टर्न में किस राज्य में, तो असम में। असम के किस राज्य में, आपका लीलाब्री के अंदर में देखने को मिलता है। लीलाब्री के अंदर में इसका आयोजन किया गया है आपका ग्लोबल तौर पर। तो इससे ये प्रश्न मिलता है, इससे ज्यादा आपको प्रश्न इसमें नहीं पूछेगा। आपको डिटेल में इतना अगर आप जाएंगे तो कोई मतलब का नहीं है आपका। अब देखिए सबसे पहली बात ये आपका इसके अंदर में कि भाई 20 मीटिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भारत का एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टैट्यूटरी है, आपका बॉडी है। पैका टाइगर रिजर्व के अंदर में आपको एक आयोजन किया गया है ना, हेल किया। पैका टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। एक प्रश्न तो आपको इसमें ये बनेगा कि पैका टाइगर रिजर्व कहां है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में वो काम करती है, वो भारत के अंदर स्टैट्यूटरी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उसके तहत एक मीटिंग रखी गई, 20th मीटिंग हर साल हमेशा रखी जाती है। और इसका मेन मकसद होता है कि आखिर कैसे इस वेरियस एस्पेक्ट पर सस्टेनेबल इकोलॉजी एंड डिसअलाउ टू एनी इकोलॉजिकल अनस्टेबल या कह सकते अनसस्टेनेबल लैंड यूजेज सच एज ए माइनिंग इंडस्ट्री एंड अदर प्रोजेक्ट विद इन द टाइगर रिजर्व। तो मान लिया कि भाई आपका टाइगर रिजर्व है, पैका टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और उस पैका टाइगर रिजर्व के अंदर में आपका इलीगल माइनिंग हो रहा है या फिर भारत सरकार ही कुछ माइनिंग कर रही है। तो माइनिंग अगर होगी वहां पर या कोई इंडस्ट्री की स्थापना होगी तो क्या होगा, इकोलॉजी का बहुत बड़ी हानि होगी, आपका आसपास का वातावरण दूषित होगा, जो जानवर उसके अंदर में है पैका टाइगर रिजर्व के अंदर में बहुत सारे, उनको परेशानियां होगी, है ना। तो उसको रोकने की बात किया जाए, उसको स्टॉप करने की बात किया जाए, है ना। और इसके माध्यम से टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट जो स्टेट के अंदर में है या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सभी मिलकर उसके प्रति वो एक्शन लेने की बात करता है ना। सो इट इंश्योर द क्रिटिकल सपोर्ट टू इंक्लूडिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी या लीगल सपोर्ट फॉर द बेटरमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन प्लान। सो टाइगर कंजर्वेशन प्लान, तो इससे आपका ये प्रश्न पूछ सकता है कि पैका टाइगर रिजर्व कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इस बार का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग कहां रखी गई, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के पैका टाइगर रिजर्व में। और कौन सी मीटिंग थी, तो ये थी आपका 20th मीटिंग थी, आपका 20वां मीटिंग थी, है ना। तो ये आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, यहां पर देख सकते हैं, सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है कि अटल इनोवेशन मिशन कि टिल मार्च 2023 तक ये अटल इनोवेशन मिशन को कहा कि भाई इसको कंटिन्यू किया जाए। अब आपको पता है नीति आयोग के अंदर में ये मिशन काम करती है, एक आपको सेटअप किया गया था, एक मिशन बनाया गया था नीति आयोग के द्वारा जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। तो एक तो प्रश्न आपको ये बन जाएगा भाई कि जो अटल इनोवेशन मिशन है, तो अटल इनोवेशन, यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा था आपका। सो अटल इनोवेशन मिशन किसके तहत, किसके अंडर में सेटअप किया गया है, तो नीति आयोग के अंदर में सेटअप किया गया है। ये भी आपका किसका मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या है इसका, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू क्रिएट एंड प्रमोट टू इकोसिस्टम इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री बाय, है ना, यूनिवर्सिटी, रिसर्च, एमएसएमई और इंडस्ट्री। मतलब कहा गया कि इसका मेन मकसद नाम से ही पता है कि अटल इनोवेशन मिशन, कि भारत देश के अंदर में चाहे आपका एमएसएमई के अंदर में हो, इंडस्ट्री लेवल में हो या रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, आपका यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, इन सभी पर इनोवेशन का बढ़ावा कैसे हो, कैसे इंटरप्रेन्योर। अब इनोवेशन बढ़ेगा तो अब बताओ, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कहा जा रहा है कि सब कुछ आपका इंडिजीनियस होना चाहिए। तो इंडिजीनियस कैसे होगा,
जब तक कि भारत देश में इनोवेशंस का या टैलेंट का बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक तो आपका नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई नीति आयोग के माध्यम से इस मिशन के तहत जो है बहुत सारे फैसिलिटी दिए गए। मतलब करीब 4 सालों में जो एआईएम ने जो लॉन्च किया गया था तो उसमें आपके बहुत सारे जैसे प्रयोगशाला बनाए गए जिसका नाम था अटल टिंकरिंग लैब। अब ये प्रोग्राम बनाया गया था ताकि लोग वहां रिसर्च करें, है ना। तो एटीएल जो है आपका, जिसको अटल टिंकरिंग जो लैब है, वो ये आपका इज द स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस एस्टैब्लिश्ड इन द स्कूल विद द गोल ऑफ द आपका। इसके तहत और भी है यंग माइंड को कैसे बढ़ावा मिले, है ना। 6 से 12th क्लास तक के ग्रेड के बीच वाले जो यंग माइंड होते हैं उनके अंदर में तरह तरह के आइडियाज होते हैं, वो भी बेहतर करेगा। तो उसके बाद उन्होंने जगह जगह पर बहुत सारे लैब की स्थापना की। करीब 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाया गया, 101 अटल आपकी इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए, यहां तक कि 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बनाए गए। बहुत सारे ऐसे 200 से ज्यादा स्टार्टअप इसके तहत उसको बढ़ावा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस मिशन के तहत जो है देश के अंदर में युवाओं के अंदर में नए नए इनोवेशंस आइडिया का इंप्लीमेशन करने का मौका मिलेगा। तो ये आपका इसके तहत देख सकते हैं। अब चलिए, ये है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सक्षम अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है पीसीआरए के द्वारा। तो सक्षम है क्या भाई, और पीसीआरए क्या है? तो सबसे पहले आप समझ लिए कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने सक्षम लॉन्च किया। तो ये याद रखिएगा कि ये जो सक्षम जो है एनुअल पीपल सेंटर मेगा कैंपेन है, किसके डिपार्टमेंट के द्वारा? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा। और किसके तहत काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो एक प्रश्न तो आपको ऐसे बन जाएगा कि भाई सक्षम कैंपेन किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एजेंसी के अंडर में वहां पर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है। और वो एसोसिएशन जो है उस कैंपेन में एक प्रोग्राम लाया, एक एनुअल पब्लिक सेंट्रिक प्रोग्राम कैंपेन है जिसका नाम है सक्षम। तो क्या है इस कैंपेन का मतलब? तो इस कैंपेन को आगे 30 अप्रैल 2022 तक इसको क्या किया, उसको कंटिन्यू कर दिया गया। और इसका मेन टैगलाइन था आजादी का अमृत महोत्सव के थ्रू जो ग्रीन क्लीन एनर्जी। सो ग्रीन क्लीन एनर्जी किसके थ्रू? आजादी के अमृत महोत्सव। अब देखिए क्या है भाई इसके तहत? तो मेन है अवेयरनेस फैलाना, लोगों को मैसेज देना कि कैसे अपने फ्यूल को कंजर्व किया जाए, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए। आपका हम लोग भी घरों में क्या करते हैं, फ्यूल को बर्बाद करते हैं। और इस कैंपेन के तहत ये भी कहा गया कि भाई जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य और वातावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, कार्बन फुटप्रिंट को आगे बढ़ाने की बात करी, मतलब इफिशिएंट करने की बात कही जा रही है ना। तो उन सभी को एक तरीके से अवेयरनेस फैलाना, सिंपल सी बात करते हैं, एनर्जी से संबंधित अवेयरनेस फैलाने की बात करें, भाई पोल्यूशन मत करो ज्यादा, है ना। तो इन सभी चीजों की बात इसके तहत कही जा रही है। अब एक प्रश्न है नीति आयोग। नीति आयोग ने लॉन्च किया है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब देखिए एक प्रश्न बन जाएगा भाई कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है ना। कब लॉन्च किया गया? 11 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। और इसके तहत जो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स है, जब पहली राउंड जब हुई उसके अंदर में, तो 6 पैरामीटर इसके अंदर में देखे गए। वो 6 पैरामीटर डिस्कॉम परफॉर्मेंस था, एक्सेस अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी था, एंड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव था। ये प्रमुखता आपको देखने को इसके अंदर में 3 पैरामीटर। और देखिए यहाँ पर 3 पैरामीटर यहाँ पर ऐसे एनर्जी इफिशियंसी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और न्यू इनिशिएटिव, ये 6 पैरामीटर के तहत मेजरमेंट किया नीति आयोग ने। और उसके आधार पर उन्होंने एक स्कोर तैयार किया और सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी को उस कैटेगरी में लाया गया और 3 ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया गया। 3 ग्रुप इस प्रकार से है कि पहला फ्रंट रनर जिसको बोलते हैं, दूसरा आप कह सकते हो कि ये है आपका अचीवर, और तीसरा एस्पायरेंट्स है। तो ये 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया गया, 3 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया। अब चले भाई कि किसको कितना रैंक मिला है?
ये भी देख लेते हैं। तो इसके तहत गुजरात जो है, ये गुजरात आपका, केरल, पंजाब हैज बीन एडजस्ट टू टॉप 3 परफॉर्मर स्टेट के तौर पर इसको देखने को मिला। तो इस रैंकिंग में गुजरात, केरल, पंजाब हैज बीन एडजस्ट एज द टॉप 3 परफॉर्मर स्टेट। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि कुछ राज्यों की बात करें आप, तो ये है जैसे गोवा हुआ, गोवा इमर्ज एज ए टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द स्मॉलर स्टेट। छोटे राज्यों में गोवा जो है टॉप परफॉर्मिंग के तौर पर इसको काउंट किया गया। उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर इसको देखने को मिलता है। और तीसरा जो अगर हम बात करें, तीसरी अगर इसमें से अगर देखा जाए, तीसरी के अंदर में तो आपका यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ और दमन दीव है, नगर आपका हवेली है, ये टॉप परफॉर्मर के तौर पर इनको काउंट किया गया है। तो ये सभी है। और वहीं पर स्टेट आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सभी लोग नीचे बॉटम प्लेस पर देखने को मिले। तो ये आपके 3 तरीके का, एक फ्रंट रनर है, अचीवर हुआ, एस्पायरेंट्स हुआ। 6 पैरामीटर के तहत जो है ये आंकड़ा निकाला गया। आपका एनर्जी इफिशिएंट, एनर्जी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी या न्यू इनिशिएटिव आपका। तो ये किसके द्वारा, तो इसमें आपका प्रश्न यही बनेगा कि स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स किसके द्वारा, आपका तो नीति आयोग के द्वारा। कितने पैरामीटर, तो 6 पैरामीटर के आधार पर ये रिपोर्ट बनाया जाता है। 6 पैरामीटर के आधार पर ये रिपोर्ट बनाया जाता है। तो ये हो सकता है आपका ये भी प्रश्न रहा सबसे इंपॉर्टेंट भाई कि टॉप परफॉर्मर कौन है इसमें स्टेट में। तो जैसा कि हमने इस चीजों को देखा, आपका गोवा जो है एज ए टॉप परफॉर्मर स्टेट के तौर पर आपको देखने को मिलता है। गुजरात, केरल और पंजाब भी एक तरीके से ये परफॉर्मर स्टेट के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये आपका है ना। अब चलिए बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक है आपका, क्या है ये, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी किया और गाइडलाइन है आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट से संबंधित। डिजिटल बैंकिंग यूनिट आपका गाइडलाइन क्या कहता है, कहता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द अनाउंसमेंट मेड इन द यूनियन बजट 2022-23। तो 2022-23 के जो बजट के में कहा कि भाई 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, भारत के अंदर में। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम सभी को पता है कि आजादी के अमृत महोत्सव का साल ये मनाया जा रहा है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के या 75 साल के उपरांत ये प्रोग्राम मिले, इसीलिए पूरी साल जो है ये कह सकते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। रेडियो प्रोग्राम हर जगह पर आपको देखने को मिला। तो इन 75 साल के उपरांत में हमारे भारत देश के स्वतंत्रता, उसी स्वतंत्रता के अवसर पर 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया। और इस गाइडलाइन के तहत उन्होंने ये कहा कि जितने भी स्केड्यूल्स बैंक, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, खास करके रीजनल रूरल बैंक और पेमेंट बैंक और लोकल बैंक को छोड़कर इसको काउंट नहीं किया गया। ये बैंक अलग, कमर्शियल्स बैंक में आपको आ जाएंगे, पब्लिक बैंक आ जाएंगे, प्राइवेट बैंक आ जाएंगे, फॉरेन बैंक आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे आपके पब्लिक के अंदर में। लेकिन उन्होंने रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक्स और लोकल एरिया बैंक को छोड़कर जितने भी डोमेस्टिक स्केड्यूल्स, अब देखिए डोमेस्टिक, ऑल डोमेस्टिक स्केड्यूल्स कमर्शियल बैंक की बात करा, तो ये डोमेस्टिक में आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों आएगा। फॉरेन बैंक को इसमें इंक्लूड नहीं किया है और उसको ये गाइडलाइन जारी किया है। ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है ये एक तरीके से स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट है, हब है। इसके माध्यम से मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी, ये सारा आपको इसके तहत देखने को मिलेगा कि बेहतर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस ये सब कैसे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की गए। यहां तक कि जितने भी शेड्यूल्स कमर्शियल बैंक हैं, खास करके मैंने बोला आरआरबी, पीबी और एलएबी को छोड़कर उन सबको पास डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस की परमिट दी जाएगी। वो अपने अपने टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड में 6 सेंटर खोल सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग का बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। तो और भारत सरकार ने भी, वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डिजिटल पेमेंट और तरह तरह के बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी टाइप के डिजिटल करेंसी लाने की भी बात की है। इस बार के बजट में आपने देखा ही है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है।
बैलेंस शीट कैसे मेंटेन किया जाए डिजिटल के माध्यम से। अब एक क्वेश्चन यहां पर भी बनेगा आपका कि भारत इंडिया गेट इलेक्टेड टू 4 यूएन इकोस बॉडीज। इकोस का मतलब यहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर में एक बॉडी है जिसका नाम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है आपका। तो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम का, है ना, यूएन चार्टर एक्ट 1945 में। तो यूएन चार्टर 1945 के द्वारा जो है आपको यूनाइटेड नेशन के एक 6 प्रिंसिपल बॉडी में एक आपका आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है, जिसके अंदर में टोटल मिलाकर 54 मेंबर्स आपको होते। टोटल मिला कितना 54 मेंबर्स हैं आपके, है ना, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में। तो उन्होंने क्या किया कि जनरल असेंबली में इंडिया गेट इलेक्टेड 4 यूएन इसको बॉडीज में आता। ये कौन कौन, तो भारत को भी इस बॉडी में एक एज ए मेंबर के तौर पर इसको सेलेक्ट करिए। इंडिया गेट इलेक्टेड टू 4 यूएन इकोस बॉडीज आपका। तो ये कौन कौन भाई, तो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट में भारत को इलेक्ट किया गया है, कमिटी ऑन एनजीओज के अंदर में, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट एंड एम्बिशन, एंड इसके अंदर में आप भी देख सकते हैं कमीशन फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स। तो ये जो 4 जो है इन चारों में भारत को भी इलेक्ट किया है। टोटल इसके अंदर में कितने बॉडीज हैं, 54 बॉडीज हैं आपका। किसके तहत इसकी स्थापना, तो यूएन चार्टर इन 1945 के द्वारा जो है यूएन सिस्टम के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अंदर में 6 प्रिंसिपल हैं, टोटल सदस्यों की संख्या 54 है ना, और भारत को इन चारों बॉडीज के अंदर में भी इलेक्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। अब चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की जो जीडीपी की जो फोरकास्टिंग की है, जो अनुमान लगाया है कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में फिस्कल ईयर में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की जो जीडीपी की फोरकास्टिंग, उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने बताया था कि 8.7 रहने की संभावना है, कि भारत का जो जीडीपी होगा 8.7% रहने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन उसको रिड्यूस करके कहा कि जिस प्रकार से कोरोना काल और भी सभी चीज बढ़ रहे हैं और ग्रोथ को देखते हुए, या कह रहा है कि भाई रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के कारण जो है महंगाई दर बढ़ रहे हैं और भारत पर भी उसका असर पड़ेगा ही, क्योंकि भाई आपको पता ही कि भाई भारत तेल का आयात जो है आपको रसिया और बाकी के अन्य देशों से करता है, और उस चीज के कारण से प्राइस बढ़ेंगे, तेल का मूल्य बढ़ेगा आपका मार्केट में, तो जिसके कारण से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से भारत की भी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत के अंदर में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो है बढ़ सकती है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्टिंग की थी भारत की जीडीपी 2022-23 के अंदर में, तो पहले 8.7 हुआ करता था, तो उन्होंने कहा कि 8.7 से अब 8% बात की गई है। तो वर्ल्ड बैंक सेड टू हाउसहोल्ड कंजप्शन विल बी, है ना, वो बढ़ेगा, एंड इनकम्प्लीट रिकवरी टू द लेबर मार्केट्स ड्यू टू द कोविड-19 एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण आपको, तो पहले 8.7 कहा था, अब वो कितना बता रही है, 8% भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। डॉक्टर भूषण कुमार को अंतरराष्ट्रीय गांधी अवार्ड मिला है लेप्रोसी 2021 के तौर पर, गांधी अंतरराष्ट्रीय गांधी अवार्ड, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो भूषण कुमार रिसीव्ड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 में। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट आप सभी को पता है कि भाई एम वेंकैया नायडू है। सो एम वेंकैया नायडू ने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया, और इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं डॉक्टर भूषण कुमार, ये अवार्ड को प्राप्त किया इंडियन नॉमिनेट के माध्यम से, और कहा कि सहयोग जो है, सहयोग कुष्ठ योजना ट्रस्ट है, कुष्ठ योजना जो लेप्रोसी है आपका, जिसमें कुष्ठ रोग हुआ, ये सब जितने भी, तो पहले गुजरात ये अवार्ड को जीता था एक तरीके इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के तौर पर। तो भूषण कुमार को ये अवार्ड मिला है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय गांधी अवार्ड, और किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, भारत देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया। और इन्होंने काफी लेप्रोसी के रिगार्डिंग उन्होंने काफी अवेयरनेस फैलाया है, ताकि जन जन तक बताया है कि भाई इसके बारे में, तो इसके मद्देनजर रखते हुए अवार्ड को उनको दिया गया है। एक प्रश्न यहां देखिए आप,
मुंबई और हैदराबाद को रिकॉग्नाइज एज ए 2021 ट्री सिटी, वर्ल्ड का विश्व के ट्री सिटी के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मुंबई और हैदराबाद का। आप सभी को पता है कि भाई यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने ज्वाइंटली, दोनों ने मिलकर मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी, विश्व का 2021 ट्री सिटी के तौर पर उसको नॉमिनेट किया है आपका। तो ये सिटी रिकॉग्नाइजेशन जो है, इन्होंने अवार्ड प्राप्त किया, बताया गया किस बेस के आधार पर। कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग टू अर्बन ट्री, शहर के अंदर में जिस प्रकार से पेड़ों की सुरक्षा और ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए मुंबई और हैदराबाद को एज ए 2021 ट्री सिटी की घोषणा की गई है आपका। और किसके द्वारा आपका? तो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने ज्वाइंटली दोनों मिलकर ये डिसाइड किया है आपका। ये बहुत ही अच्छी बात है आपका। बाकी के अन्य मेट्रोपॉलिटन शहर को भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि किस प्रकार से बढ़ाया जाए, है ना। यहीं पर देख लो आप, एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, हर्षवर्धन G20, हर्षवर्धन श्रृंगाला टू बी G20 कोऑर्डिनेटर। फॉरेन सेक्रेटरी है हमारे देश के, विदेश जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगाला क्या करेंगे, विल बी अपॉइंटेड एज ए कोऑर्डिनेटर टू G20 समिट। G20 में 20 देश हैं, उसके अंदर में आपकी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री हैं, भारत है, ये सभी लोग ऐसे देश हैं जो जिनकी अर्थव्यवस्था आपका बेहतर है आपका। तो ये देख सकते हैं। तो इस बार 2023 एक प्रश्न बन सकता है कि G20 समिट जो है 2023 में भारत में आयोजित होने वाला है। तो भारत में आयोजित ये प्रश्न की G20 2023 में ये कहां आयोजित होगा? भारत के अंदर में। और भारत के अंदर में आयोजित होगा तो उसकी जो कार्यभार के लिए जो फॉरेन सेक्रेटरी है हमारे देश के अंदर में हर्षवर्धन श्रृंगाला को एज ए अपॉइंट किया गया कि वही सारा देख रेख को संभालेंगे। ही रिटायर्ड ऑन 30 अप्रैल को विल बी टेक अ चार्ज एंड हिज न्यू रोल्स ऑफ द G20। तो एज ए G20 के कोऑर्डिनेटर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है आपका। तो ये दो प्रश्न आपका इसमें बनेगा आपको कि भाई G20 कहां होने वाला है? तो भारत के अंदर में होने वाला है। दूसरी बात ये है कि हमारे भारत देश के जो कॉमर्स मिनिस्टर आपका पीयूष गोयल है, वो इस साल का G20 का शेरपा बनने वाले हैं आपका। ये भी है। G20 है क्या? G20 में वो देश हैं कि जिनकी विश्व के 80% की जो जीडीपी जो है इन 20 देशों के अंदर में आपको देखने को मिलता है। एंड 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इन 20 देशों में आपको देखने को मिलते हैं। वो सभी देश G20 का मेंबर है आपका। तो ये इस बार भारत के अंदर में 2023 में देखने को मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान टू एनर्जी इफिशिएंट इन MSME यूनिट में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार आपको एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम एक साइन किया और उसके तहत कहा कि भाई MSME को कैसे बढ़ावा दिया जाए। जैसे ब्रास हुआ, आपका फाउंड्री मुरादाबाद के अंदर में जो आपका बैंगल बनाए जाते हैं, वहीं पर आप देख सकते हैं यूपी में बहुत सारे ऐसे करीब 90 लाख MSME यूनिट और एनर्जी इफिशिएंसी वहां पर देखने को मिलता है। तो इसके लिए उन्होंने ये साइन किया है आपका। यूनियन मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी बी आइडेंटिफाइड द कारपेट सेक्टर, बनारसी साड़ी, इन सभी के बारे में ये है आपका। अब एक चीज और भी है कि ओनली वीमेन्स होम गार्ड टू बी रिक्रूट फॉर द 20% वैकेंट पोस्ट इन द डिपार्टमेंट। महिला होमगार्ड, वुमेन होम गार्ड की भी रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। आपके एग्जाम से संबंधित आपका नहीं है, इसे आप छोड़ो। आप हर दस्त, ये देखिए एक हो सकता है हर घर दस्तक कैंपेन स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में हर घर दस्तक कैंपेन की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में हर घर दस्तक कैंपेन जो है उत्तर प्रदेश में, इसका मेन मकसद क्या है कि जो आशा वर्कर होती हैं, आशा वर्कर जो है हर घर जाकर वहां की जो कम्युनिकेबल डिजीज होते, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब हमने हैंडशेक किया, आपके साथ मिलाया और वो डिजीज आप में ट्रांसफर हो गए, या फिर कोरोना वायरस जैसे कम्युनिकेबल डिजीज है आपका। तो इस डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगी आपके आशा के द्वारा। आशा वर्कर
बहुत ही बेहतर काम करती हैं ग्राउंड लेवल पर। एक ऐसी जागरूक महिला होती हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी घर घर तक जाकर पहुंचाती है। तो उन आशा वर्कर के हालांकि दुर्भाग्य है कि उनका कोई पेमेंट नहीं होता है। आशा वर्कर के माध्यम से ये घर घर तक इस कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा, जिसका प्रोग्राम का नाम दिया गया उत्तर प्रदेश में हर घर दस्तक कैंपेन आपका। सो आशा वर्कर दे विल ऑल्सो मेक टू लिस्ट ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द वेरियस कम्युनिकेबल, और इनको ये भी लिस्ट दिया जाएगा कि ये गांव है, इस गांव में कितने लोग के पास इस प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज है, उनसे दूरी कैसे बनाया जाए, कैसे अवेयरनेस फैलाया जाए। तो एक बहुत ही बेहतर आपका मुहिम चलाया गया है ये आपका। नेक्स्ट है आपका योगी गवर्नमेंट टू प्रमोट पोटैटो कल्टीवेशन इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी सरकार ने आलू की खेती को बढ़ावा देने की बात उसमें कही है। तो उन्होंने कहा कि भाई सेटअप पोटैटो सेंटर स्थापित करने की बात कही, और पोटैटो सेंटर कहां पर स्थापित की जाएगी, कुशीनगर में स्थापित की जाए। कुशीनगर का नाम तो सुना होगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है उनका देहांत कुशीनगर में ही हुआ था। उसी कुशीनगर में आपको योगी सरकार ने पोटैटो कल्टीवेशन सेंटर बनाने की बात कही है, वो आपका है ना। वहां पर आपके बहुत सारे होंगे, हाई क्वालिटी के सीड्स होंगे, किसानों को आसानी से वो मिलेगा, ताकि ईस्टर्न में आलू की खेती और भी बेहतर हो। साथ साथ में रिसर्च वहां पर किए जाएंगे। तो ये आपका इस सप्ताह की प्रमुख आपके करंट अफेयर से क्वेश्चंस थे, और आप इस चैनल पर बनिए। हर सप्ताह एवरी वीक जो है आपको करंट अफेयर अपलोड किए जाते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मदद। साथ साथ में हम सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं, उन सभी राज्यों को जहां जिससे आप बिलोंग करते हैं। और आप चाहे बीपीएससी के साथ प्रीवियस ईयर हो, चाहे यूपीपीएससी को हो या एमपीपीएससी को। सो एडुकैमी के साथ आप जुड़िए। और इस सप्ताह का यही सबसे प्रमुख खबर था जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। बेहतर है कि भाई इस प्लेटफॉर्म के डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।